A very good evening to all. वेलकम टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आज आपके लिए एड्रेसिंग मोड में ही एक टॉपिक जिसे कहते हैं हम ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, वन बाय वन हम इन दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक तो सभी हैं। क्या पता है एग्जामिनर कब कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले। और बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट हमें अपने सारे टॉपिक्स जो भी करने हैं वो आने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं भी आपकी इसी कोशिश में साथ देती हूँ कि आप लोगों को जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज योर ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होता क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड once the context of the register is addressed by the instruction, the register's content is incremented to refer the next operand. थोड़ी सी लैंग्वेज अलग सी है, चलिए कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका ऑटो इंक्रीमेंट है, मैं साइन यूज कर रही हूँ। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट और वी कैन से ऑटो डिक्रीमेंट। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट जो है वो एक तरह का आपका दिस इज योर स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमें ये समझने वाली कि जो आपका ऑटो इंक्रीमेंट है और ऑटो डिक्रीमेंट है वो क्या है, आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर आपको डायरेक्ट याद है और इनडायरेक्ट याद है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। इसी में हम लेते हैं, देखिए जब भी हम किसी एड्रेस को, किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं उसके दो पार्ट हैं। कौन से हैं? एक है इसका ऑपकोड और दूसरा है इसका ऑपरेंड, है ना। दूसरा क्या है? ऑपरेंड। अब यहाँ पर ये जो ऑपकोड है मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐड। ठीक है, और ये दूसरा जो एड्रेस है दिस इज योर R1। अब ये जो R1 है वो क्या है? वो है आपका रजिस्टर। क्या है? आपका रजिस्टर है। ठीक है, अब रजिस्टर जो है ये क्या करेगा? ये देखिएगा, ये बताएगा आपको एड्रेस। क्या करेगा? ये आपको बताएगा एड्रेस। ठीक है, अब ये रजिस्टर आप सबको पता है किससे बना होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। तो यानी कि अब हमारे पास जो सीपीयू है उसमें क्या है? मल्टीपल रजिस्टर्स हैं। ठीक है, मल्टीपल रजिस्टर्स है ना, हम सबको पता है सीपीयू के पास हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं। कुछ जनरल पर्पस होते हैं और कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। तो स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जब हम इसको यूज करते हैं तो लेट सपोज वी हैव R0, वी हैव R1, वी हैव R2 एंड वी हैव R3। दीज आर द मल्टीपल रजिस्टर्स वी आर यूजिंग हियर। ओके, अब R1 को हमें बताया गया है तो हम इस R1 रजिस्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने चूज कर लिया। चूज करके हमने क्या करा, इस R1 पे हमें क्या मिला? एक 100 मिला। ठीक है, 100 कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है एक्यूमुलेटर के अंदर। क्या है? ये जो 100 वैल्यू मुझे मिली वो एट प्रेजेंट किसके पास है? एक्यूमुलेटर के पास है। अब यहाँ पर ये जो 100 मिला है ये क्या है? ये एड्रेस है। दिस इज एड्रेस, दिस इज नॉट डेटा।
ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी हम मेमोरी से डेटा फेच करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है। क्या मिलेगी? या तो एड्रेस मिलेगा या हमें डेटा मिलेगा। बट इस केस में हमें क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग एड्रेस हियर। बात समझ आ गई आपको इतने कि सिंपल सी कोई इंस्ट्रक्शन है जिसके दो पार्ट है। दो पार्ट में क्या स्टोर हो रहा है, एक में ऑपकोड है, दूसरे में एड्रेस है या डेटा है। ठीक है जी। तो हमने ऑपकोड में लिख दिया ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, कुछ भी लिखिए आप। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा पोर्शन है जहां पे ऑपरेंड लिखते हैं। ऑपरेंड में हमें क्या मिला, R1। ये R1 क्या है? दिस इज योर रजिस्टर। अब ये जो रजिस्टर है ये मुझे किसी एड्रेस को डिफाइन करेगा। अब मल्टीपल रजिस्टर्स है ना, मल्टीपल रजिस्टर्स हैं। अब ये मल्टीपल रजिस्टर्स क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि R1 कहाँ है, उसमें से हमें ढूंढना है। सीपीयू ढूंढेगा कि R1 रजिस्टर में डेटा कहाँ है। अब ये जो R1 है इसको सबसे पहले ऑपरेट करना है, तो हमने ये 100 जो है वो इस एक्यूमुलेटर में रख लिया। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें ये जो 100 एड्रेस हमें मिला है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी मेमोरी लोकेशन पे हम डेटा को स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, हम मेमोरी लोकेशन को यूज करेंगे। ओके। तो अब ये जो मेमोरी है, सपोज इस मेमोरी को हम क्या करते हैं, हम कोई एड्रेस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मेमोरी में मल्टीपल एड्रेसेस हैं। ओके। ये हम सब ने पढ़ा है कि मेमोरी में क्या है, मल्टीपल एड्रेसेस होते हैं जिसको हम इंडेक्सिंग करते हैं, है ना। इंडेक्सिंग करते हैं ना। तो सपोज ये 100 बोल रहा है तो हम चलते हैं 96, 97, 98, 99, दिस इज 100 एंड दिस इज सो ऑन। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये सारे जो इंडेक्सेस हमने बनाए, जो हमने ये एड्रेसेस डिफाइन किए, ये हम किस में करते हैं, हम करते हैं एरे के अंदर। ठीक है। तो जब हम एरे में कोई डेटा रखते हैं तो क्या हम उसकी एक लोकेशन अगर हमें मिल जाए, कोई भी हमें अगर उसका एक स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाए तो हम फर्दर लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 100 के अंदर अब मुझे कोई डेटा मिला, मान लीजिए यहाँ पर मुझे मिला 2500। क्या मिला, 2500। अब ये इस एड्रेस से अब ये क्या करेगा, इस लोकेशन पे जाकर इस 100 से, ये जो एड्रेस मिला था इस मेमोरी में जाकर ये 100 से मिला, ये जो डेटा है वो 2500 है। ओके। अब हम इसको राइट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है R+ इसका सिंबल है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट तरह से यूज करते हैं। हमने कहा कि एक्यूमुलेटर जो है वो एक रजिस्टर है, टाइप ऑफ रजिस्टर है। इसमें मुझे क्या करना है, ये डेटा वैल्यू को अपडेट करना है। तो हमने क्या करा, हमने लिखा एक्यूमुलेटर प्लस, ठीक है, और ये मेमोरी लोकेशन दे दी। और मेमोरी लोकेशन में सबसे पहले हमने कहा रजिस्टर R1। ठीक है। रजिस्टर क्या है, R1 है। 1 को कहाँ छोड़ सकते हैं हम, 1 को भी लेना पड़ेगा। तो R1 में ये जो रजिस्टर है वो किसी मेमोरी के अंदर है। ठीक है। तो अब ये मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा और जो भी मेमोरी में इसको फर्दर डेटा मिलेगा उसको 100 से अपडेट कर देगा। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, हम R1 में गए। ठीक है। R1 में हम R1 से हम फिर मेमोरी में गए। ये मेमोरी है ना, अब ये एरे की मेमोरी है, ताकि हमें कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस मिल गई तो हम ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट कर सकते हैं ना, कि अगर हम फर्स्ट नेक्स्ट टाइम 100 तक गए थे तो अगली वैल्यू जो है वो 101 पे मिलेगी, उससे अगली 102 पे मिलेगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम R1 में गए, फिर हम मेमोरी में गए और फिर वहां से जो भी डेटा हमें मिला उसे AC में ऐड कर दिया। क्लियर है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, लिख देती हूं मैं आप लोगों के लिए, ये दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, किसके लिए, स्वैप इन,
दिस इज योर स्वैप इन एंड स्वैप आउट, स्वैप आउट फॉर पेजेस के लिए हम यूज करते हैं। अब होता है ना, देखो अभी ये मेरे रजिस्टर्स हैं। एट प्रेजेंट इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 100 है। मान लीजिए अभी ये एट प्रेजेंट काफी देर से यूज नहीं हो रहा, लेकिन ये रजिस्टर्स लिमिटेड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओनली 4 रजिस्टर्स हैं, लेकिन एट प्रेजेंट मेमोरी से सीपीयू को कोई डिमांड आ गई। सीपीयू ने कहा, सीपीयू से किसी को डिमांड आ गई मेमोरी से कि इस डेटा को उठा कर लाओ, तो हम किसको बाहर निकालेंगे? जो काफी देर से वेला बैठा है। R1 के अंदर ये जो वैल्यू है वो काफी देर से वैल्यू बैठी है, जिसको दोबारा यूज नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्वैप आउट करेंगे और मेमोरी से जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको हम स्वैप इन कर लेंगे। ठीक है, जैसे इस टॉपिक को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं, जहां पर हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। इफ वी गिव एड्रेसेस सो मेनी टाइम्स देन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम हर बार, अब देखो ना ये R1 यहाँ था 100 में, अब ये 100 इस मेमोरी लोकेशन पे है। जब ये स्वैप इन हुआ तो फिर उसके बाद हो सकता है कि हर बार वापस उसको सेम एड्रेस तो नहीं मिलेगा, हो सकता है वो किसी और एड्रेस पे जाके बैठे। तो ये जो प्रोसीजर है वो क्या हो गया, वो हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग। कि अगर हम हर बार एड्रेस को डिफाइन करेंगे, तो हमने क्या करा कि हमने कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस ले ली। ठीक है, और आप सबको पता है कि एरे के अंदर हम मल्टीपल सर्चेस करते हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, कि हमें ये जो एलिमेंट है, ये जो हमें डेटा है वो हमें फर्स्ट हाफ में मिलेगा या सेकंड हाफ में मिलेगा। ठीक है, फिर हम उसकी फर्दर डिवाइड यूज करते हैं। तो डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम्स भी हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बार बार एड्रेसेस पास करेंगे तो इट विल बी आर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो हम सम पर्टिकुलर हार्डवेयर सपोर्ट वी विल यूज फॉर ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड को यूज करेंगे, जो पर्टिकुलर इस हार्डवेयर को सपोर्ट करे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हार्डवेयर के थ्रू जो एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं, इफ वी यूज एरे ऑफ डेटा बाय दिस वे थ्रू indexing will auto increment and auto decrement. So we have we can say we have the sequential access of the data and no need to specify the address of the memory location in the register again and again. है ना, होगा ऐसा ही कि हम क्या कर सकते हैं, सिक्वेंशली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और हमें बार बार मेमोरी रजिस्टर का एड्रेस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसी में देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि सपोज अगर हम लोड ले लें, ठीक है, तो लोड भी किसी रजिस्टर में होगा। तो लोड क्या करा हमने, R1 की कोई वैल्यू जो है वो लोड कर दिया। अब ये जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू जाएगी वो कौन सी जाएगी, हम करेंगे मेमोरी कहाँ से लेगी वैल्यू, R1 से। R1 में हमें क्या मिलेगा, एड्रेस से हम कहाँ जाएंगे, मेमोरी में। देखो रजिस्टर पे गए थे ना सबसे पहले, फिर हम मेमोरी पे गए थे। तो रजिस्टर क्या था, दिस इज योर ऑपरेंड। क्या था ये, ऑपरेंड था। ऑपरेंड से फर्दर हम कहाँ गए, मेमोरी में गए, और इन दोनों की जो वैल्यूज थी उससे हमने एक्यूमुलेटर की वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स हम यहाँ क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाएंगे वो क्या होगा, मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स लगा देंगे हम। ठीक है, कैन बी कंसीडर्ड एज can be considered as counters। ठीक है, ये हम जो काउंटर्स हैं, तो काउंटर को क्या करते हैं हम, थ्रू क्लॉक, ठीक है, थ्रू क्लॉक हम क्या कर देंगे, इसको सिंक्रोनाइज करेंगे। थ्रू क्लॉक वी विल यूज सिंक्रोनाइज।
ओके जब ये थ्रू क्लॉक सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो हमें एड्रेस देने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लॉक पल्सेस जैसे जैसे पास हुई वो हमेशा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। इससे हमें जो एड्रेसेस बार बार डिफाइन करने पड़ रहे हैं, स्वैप इन और स्वैप आउट करने पड़ रहे हैं पेजेस, वहां पर हमारा काम जो बढ़ गया था उसको थ्रू काउंटर्स हम कम कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड क्या है? इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द ऑटो इंक्रीमेंट मोड। इन ऑटो डिक्रीमेंट मोड द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज डिक्रीमेंटेड, है ना। पहले इंक्रीमेंट कर रहे थे तो इसका ऑपोजिट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया इनिशियली, एंड देन द डिक्रीमेंट content of the register is used as effective address। जो भी कंटेंट डिक्रीमेंट होगा और हमें पर्टिकुलर किस एड्रेस पे जाना है, जैसे अभी हम पीछे 100 पे गए थे तो 100 क्या था, वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस था कि हम किस एड्रेस पे जाएंगे जहां हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस हो गया, तो सिंबॉलिकली इट इज प्रेजेंट एज माइनस आर। ठीक है, वहां आर प्लस यूज करा था, यहाँ माइनस आर हम यूज करेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट द स्टैक स्ट्रक्चर में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, स्टैक स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि सपोज अगर मेरे पास कोई वैल्यू दे दी गई f इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, अगर ये वैल्यू हमें दे दी गई तो ऑटोमेटिकली आप सबको पता है कि हम इसमें क्या करते हैं, कोई वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंसर्ट करना शुरू करते हैं। जैसे हमने सपोज पहले ए इंसर्ट किया, फिर हमने बी इंसर्ट किया, और जैसे ही हमें ऑपकोड मिलता है, जैसे ही हमें ऑपरेशन मिलता है, तो वो नेक्स्ट 2 वैल्यूज में क्या करेगा, वो इस ऑपरेटर पर डिपेंड करता है कि ये ऑपकोड जो हमें मिला है, जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, उससे वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी। तो नेक्स्ट 2 वेरिएबल्स जो भी वैल्यूज होती हैं, जो वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज को अपडेट करेंगे, उस वैल्यूज को हम विद ऑपकोड, विद ऑपरेशन से अंडरस्टूड करके इजीली अपडेट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप सबको पता है कि स्टैक स्ट्रक्चर में किस तरह से हम ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट यानी कि मल्टीपल हम यहाँ पर और भी ऑपरेशंस जो हैं वो स्टैक स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूं। ओके डियर स्टूडेंट, जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।